हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको पिछले तकरीबन 11.5 महीने से इजराइल फिलिस्तीन जंग की रोजाना अपडेट और उसके अलावा कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है। मकसद यह है कि आप किसी प्रोपेगंडे में ना आए और मुख्तलिफ सोर्सेज के साथ हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि आप अपने फैसले खुद ले सकें। चाहे वो खबर इजरायली मीडिया से आ रही हो या लेबनान से या यमन से या ईरान से, हम सोर्सेज बता करके आपको इंफॉर्मेशन देते हैं और कुछ ऐसे जानकार लोगों से भी मुलाकात कराते हैं जो बहुत कुछ जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में। आपको पिछले कुछ दिनों से बैरूत से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, एक मेहमान से तेहरान से भी कराई है और आज हम एक बार फिर फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले तकरीबन वो मॉस्को में थे, वहां से भी हमने उनसे बात की थी और वो फिलिस्तीन से मुताल्लिक जो इस वक्त जो ये जंग हो रही है उसके सिलसिले में जो दुनिया में कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में, वहां भी वो जा रहे हैं क्योंकि एक लंबे अरसे से वो फिलिस्तीन के लिए, फिलिस्तीन के कॉज के लिए काम करते रहे। आप इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं और 2011 और 2012 में 2 अलग-अलग बहुत ही अहम, एक था कॉन्वॉय टू गाजा और दूसरा था मार्च टू जेरूसलम। ये इंटरनेशनल किस्म की मार्च थी और उसमें आप शामिल थे। बहुत ही अहम रोल था फिरोज मीठी बोरवाला साहब का। और जब वो जब बैठते हैं हमारे साथ और जिससे भी बात करते हैं मीडिया वाले से, बहुत ही तैयारी के साथ रेफरेंसेस के बाद अपनी बात रखते हैं। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेबनान की तरफ रुख मुड़ चुका है, गाजा से फोकस लेबनान की तरफ हो गया है। अमेरिका का कहना रहा है अब से पहले तक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चूंकि भरोसा नहीं किया जा सकता, अमेरिका ये कहता रहा इजराइल से कि लेबनान की तरफ जंग ना बढ़ाना, ये बहुत खतरनाक होगी। लेकिन जंग एक तरह से, हवाई हमले तो शुरू हो ही चुके, जमीनी हमले, टैंकों वाले हमले अभी शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन हवाई हमले शुरू हो गए और जवाबी कार्रवाइयां भी हो रही हैं। आपको अब जंग का कौन सा मरहला कैसा लगता है? और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि पहली बार हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव तक मारी है। इससे पहले हूथियों ने भी तेल अवीव को टारगेट किया था। ऐसा लगता है कि अब रेजिस्टेंस फोर्सेस जो हैं उनका भी फोकस काफी हद तक तेल अवीव और जेरूसलम है। आप क्या कहते हैं जो इस वक्त जंग लेबनान की तरफ बढ़ी है? लेबनान के साथ जंग तो जारी थी और उसमें हिजबुल्लाह का ये बोलना था कि गाजा पे आप सीज फायर कीजिए, गाजा के मासूमों को मारना बंद कीजिए, तब हम भी बंद करेंगे। तो जो 1 साल से हिजबुल्लाह ने जो कार्रवाई की गाजा को डिफेंड करने के लिए, वो उस पर वो कामयाब रहे कि जो उत्तरी ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है, जिसको आज इसराइल लोग, कुछ लोग बोलते हैं, तो वो जो उत्तरी इलाका है जहाँ इजरायली सेटलर्स है, वो 5 लाख लोग तो वहां से भाग चुके हैं, वो टेल अवीव में है। साउथ का भी जो गाजा से लगा हुआ इलाका है सेटलर्स का, वो भी आज खाली हो चुका है। तो साउथ और नॉर्थ इजराइल तो एक्चुअली नेतन्याहू के कंट्रोल में है ही नहीं। ओके, तो और क्योंकि नेतन्याहू को मतलब अभी जितना मारना करना था, अभी तो मारने के लिए लोग भी बचे भी नहीं है गाजा में। वैसे अटैक वहां भी चल रहे हैं, मगर नेतन्याहू को ये प्रूव करना था कि मैं उत्तरी हमारा उनका जो इलाका है वो वापस मैं कंट्रोल में ले लूंगा। इसलिए अभी उसने गाजा पे अभी लेबनान पे वॉर चालू किया है। पॉइंट इस के अभी तक जो हिजबुल्लाह के हमले हो रहे थे वो 30 किलोमीटर की दूरी पे हो रहे थे। वो जितना सेटलर्स का इलाका था, उसके बाद उन्होंने हाइफा को भी टारगेट किया, जो पोर्ट इलाका है जो 60 किलोमीटर है। और आज की तो रिपोर्ट जो आपने बोली टेल अवीव तक पहुंच गई है, वैसे 120 किलोमीटर तक का भी पहुंच गए थे, सफ़े तक भी पहुंच गए थे। तो हिजबुल्लाह भी अपना दायरा बढ़ा रहा था। तो उसमें इसराइल की तरफ से जो हमले चालू हुए, उसमें आई थिंक अभी तक कुछ 600 सिविलियंस मर चुके हैं, औरतें बच्चे बूढ़े मर चुके हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने गाजा पे हमला सिविलियन इलाकों में चालू किया था, वैसे
उन्होंने साउथ लेबनान में भी चालू किया है, और वही बहाने बना रहे कि सिविलियन इलाकों में हिजबुल्ला ने हथियार रखे हैं। ठीक है, उन्होंने वही रेटोरिक यूज किया था 2006 में भी कि हमारा जंग लेबनान के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ हिजबुल्ला के खिलाफ है। और यही मैक्रो ने भी कोशिश की। मैक्रो क्योंकि इस इलाके में फ्रांस का एक जमाने में रूल था, तो मैक्रो भी ये कोशिश कर रहा था कि हम लेबनान के लोगों के साथ है, हम लेबनान के लोग के लेबनान देश के साथ है। आप अपना हित की बात देखिए, डोंट गो इन फॉर अदर इश्यूज। मतलब आप पैलेस्टाइन के लिए मत लड़िए, आप अपना जान बचाइए और आपके साथ खुशी हो। ये मैक्रो भी कोशिश कर रहा था, मगर ऑफकोर्स लेबनान, सीरिया, इस इलाके के लोग जानते हैं कि फ्रांस का कितना घातक रोल इस पूरे इलाके में रहा है। तो अभी इनफैक्ट जो इलाइजा मैग्नी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पत्रकार है इन इलाकों के, सीरियन, लेबनीज, पैलेस्टाइन इलाके के, उन्होंने कहा है कि जरा भी आप चिंता मत कीजिए। मेरे जो लेबनीज दोस्तों के साथ भी बात हुई है, बहुत ही करेजियस लोग हैं। मेरे एक दोस्त है जो आइलैंड में, यूरोप में बहुत काम करते हैं पैलेस्टाइन के लिए, मगर जंग शुरू होने के बाद वो बेरूट में आ गए। जब लोग इसराइल से भागते हैं तो हमारे लेबनीज दोस्त बेरूट आते हैं जंग के दौरान अपने परिवारों के साथ। और मेरा और एक पत्रकार दोस्त है जो मॉस्को से भी आ चुके हैं बेरूट। तो द पॉइंट इज कि इनका ये बोलना है कि ये हम एक तो 1982 से 2000, जब इसराइल ने कैप्चर कर लिया था साउथ लेबनान को, बेरूट को भी, तब 18 साल की रेजिस्टेंस के बाद, जिसमें से हिजबुल्लाह पैदा हुआ, उन्होंने इसराइल को हराकर निकाल दिया था। उसके बाद गाजा से 2005 में निकले, फिर 2006 में वापस इसराइल ने बड़ा हमला किया लेबनान पे, और हिजबुल्लाह ने इनको बॉर्डर पे रोक दिया था। 34 दिन की जंग के बाद 11 जुलाई को अटैक चालू किया था। हम जैसे लोग तो टेंशन में आ गए थे कि क्या होगा, और 14 अगस्त को इसराइल ने सीजफायर की ऐलान कर दिया था। एक इंटरनेशनल सीजफायर हुआ था यूनाइटेड नेशंस के रोल के माध्यम से, जिसका मतलब था कि इसराइल समझ चुका था कि मैं बॉर्डर के आगे जा भी नहीं पा रहा हूँ। तो ये वो इतिहास है, जब 2006 में हिजबुल्लाह ने उनको बॉर्डर पे रोक दिया था। तो अभी 18 साल के बाद तो इसराइल बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। क्योंकि इसराइल के पास एयरक्राफ्ट के, उनके फाइटर जेट्स के अलावा और कोई अभी कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हिजबुल्लाह के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, तो एक 20 साल की सेना के साथ एक फुल फ्लेज वॉर इसराइल ने किया था। और 11 जुलाई से जो जंग शुरू हुई, और उसमें 11 अगस्त को इसराइल को जंग रोकनी पड़ी थी सीज फायर करके। ओके, ये बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी जीत थी। दुनिया में खलबली हो गई थी कि एक छोटे से गरिल्ला फोर्स ने दुनिया की एक बहुत बड़ी पावरफुल आर्मी को अपने बॉर्डर पे रोक दिया था। उससे पूरा बैलेंस ऑफ पावर बदल गया था। और उसी के बाद सीरिया को वेस्टर्न कैंप पे लेने की कोशिश की। 2007 में फ्रांस ने बशर अल-असद को बुला के एक मॉडर्न रूलर, अरब रूलर करके उसको रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बनाया था, और उनको ये बोल रहा था कि सीरिया ये पूरे रेजिस्टेंस ब्लॉक से निकल जाए, पैलेस्टाइन को सपोर्ट करना बंद करे, ईरान और हिजबुल्लाह को सपोर्ट बंद करे, हमास को बंद करे। और बशर अल-असद ने मना किया, तो उसके बाद सीरिया को बशर अल-असद को गिराने की कोशिश की थी। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट के, इसलिए हिजबुल्लाह इज सो सेंट्रल टू, वो एक बहुत ही निर्णायक फोर्स है आज पूरी दुनिया में जो इसराइल के सामने खड़ा है। तो अभी की जो वॉर में इसराइल ने साउथ लेबनान में जो हमला चालू किया है, उसमें 500 से 600 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। बहुत सारे मासूम बच्चे मर चुके हैं, उनके फुट आ रहे, बहुत सारे प्यारे से बच्चे हैं। और मगर हमारे जो लेबनान के दोस्त ये बोल रहे हैं कि ये इसराइल का तरीका है कि वो हैवी बॉम्बिंग करता है 5-6 दिन तक। जब टारगेट्स पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करे उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है, मगर इस बार जब हैवी बॉम्बिंग हो रही है तब भी हवाई कार्रवाई हिजबुल्लाह की तरफ से चल रही है। हाइफा पोर्ट ट्रबल में है, टेल अवीव तक पहुंच चुकी है, सफेद, दूसरे सेटलमेंट, दूसरे इलाके सब ट्रबल में। पॉइंट जो दोहराने की जरूरत है कि हिजबुल्लाह के मिसाइल से एक भी सिविलियन इलाके पे टारगेट नहीं हो रहा है। इतने सब मारे जाने के बाद भी गाजा में 2 लाख से ज्यादा मारे गए। आज खुद लेबनान में 500 से 600 मारे गए। मतलब जितना ये उत्साह है कि आप भी हमारे सिविलियंस को मारो, मगर ये आप देखें कि मॉरल वैल्यूज आज हिजबुल्लाह और हमास और पैलेस्टीनियंस और लेबनीज और सीरिया और ईरान, इराक, यमन के पास है कि वो जो भी टारगेट कर रहे हैं वो या मिलिट्री या जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे गैस प्लांट को उड़ाया गया था लास्ट जो हुती का जो था। इतना उत्साहने के बाद भी इजरायली लोगों को मारने के लिए ये लोग तैयार नहीं हो रहे। कोई गलती से कुछ हो गया यहाँ तो अलग बात है,
मगर जिस प्रकार से टारगेटेड सिविल इलाकों में इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है, ये हिजबुल्लाह और ये लोग नहीं कर रहे। सो द पॉइंट इज के अभी ये 2-3 दिन से हो रहा है, 5-6 दिन के बाद देखते हैं क्या होता है, क्योंकि और एक खबर आई थी कि इजरायली आर्मी के अंदर भी बहुत प्रेशर आ रहा है कि ये, कि जैसे हसन नसर ने बोल ही दिया कि हम तो बैठे, आप अपनी टैंक लेकर आ जाओ, ठीक है, क्योंकि जो 2006 में हुआ था, क्योंकि मैं समझना चाहता था कि कैसे हिजबुल्लाह ने वो टाइम पे किया था। तो जब ये टैंक्स आई तो हिजबुल्लाह डीप टनल्स में थे, अंडरग्राउंड में थे, वो अंडरग्राउंड क्योंकि और कोई जगह नहीं इतने छोटे जगह पे छिपने के लिए। तो जब ये टैंक्स ऊपर आई तो ये लोग टनल से निकलते थे और उनके पास एंटी कॉर्डिनेट टैंक मिसाइल से, रशियन मेक, ये एंटी कॉर्डिनेट टैंक मिसाइल से उन्होंने बहुत सारे टैंक्स को उड़ा दी। आखिरी जो दिन था 14 अगस्त, वो दिन तो कुछ 34 इजरायली टैंक्स उड़ा दिए थे। तब इजराइल समझ गया कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये हमको तबाह कर देंगे। तो द पॉइंट इज, हसन नसरल्लाह बोल ही रहे कि आप आइए, इसलिए लेबनान, जो साउथ लेबनान की जो जनता है, वो अभी बेरूट की तरफ और नॉर्थ की तरफ जहाँ जहाँ भी उनके रिश्तेदार या होटल वोटल जहाँ भी रहेंगे, रिलीफ कैंप्स बनाई जाएगी उनके लिए, वो निकल जाएंगे ताकि लोग ना मरे। और साउथ लेबनान में अगर इसराइल को आना ही है तो हिजबुल्लाह ने बोला आइए, आप आएंगे तो आप बहुत इतनी बुरी तरीके से आप हारने वाले हो कि ये पूरी दुनिया देखेगी वो, क्योंकि बहुत यानी एक चीज बड़ी कॉमन नजर आ रही है इस पूरी जंग में। 12वां महीना है, गाजा में इजराइल मुसलसल ये कोशिश करता रहा कि हमास अलग है, वहां की आवाम पब्लिक अलग है, लेकिन फिर गुस्से में झल्ला करके ये कहना शुरू कर दिया कि वहां कोई भी बच्चा मासूम नहीं है, हर बच्चा भी जो है वो हमास का है। और फिर ये भी नतीजा आया, उन्हीं के फौज के स्पोक्सपर्सन और डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमास को खत्म नहीं किया जा सकता, ये एक नजरिया है, फिलिस्तीनियों के दिल में बसा हुआ है। तो वहां भी पब्लिक को हमास से अलग नहीं कर सके, कहीं एक जगह भी सफेद झंडा नजर नहीं आया या हमास के खिलाफ कोई नारा नजर नहीं आया। तकरीबन वही कोशिश यहां पर लेबनान में हो रही है कि अवाम को हिजबुल्लाह से अलग कर लिया जाए। जब पहली रिपोर्ट आई, पहले दिन जब हमला हुआ, ये पेजर वाला जो धमाके हुए, तो उसके फौरन बाद पहले ही दिन जब मैंने वहां से बात की तो वहां कहा गया कि इन हमलों के बाद जो लेबनान के कुछ लोग कहीं कहीं हिजबुल्लाह को क्रिटिसाइज भी कर देते थे, वो अब रेजिस्टेंस के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो ये पब्लिक से इनको रेजिस्टेंस फोर्सेस को अलग करने की जो कोशिश इजराइल अब तक नाकाम कोशिश करता रहा है, क्या आगे अब भी कोई उम्मीद की जा सकती है? अगर इजरायली प्लानर्स हों जो इजराइल की जंग को चला रहे हों, क्या उनको इस सब से अभी तक कोई सबक नहीं मिला है क्या? ये एकदम मूर्ख है। 2006 में भी यही बोल रहे थे कि इजराइल इसलिए हमला कर रहा है ताकि वो लेबनान से हिजबुल्लाह को बचाए। इतने घमंडी है लोग कि क्या बोल रहे, उनको कोई होश नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट हुआ ऐसा है कि इस बार लेबनीज क्रिश्चियंस ने खून दिया है हिजबुल्लाह के लिए, जी। और क्रिश्चियन संगठनों की तरफ से और ड्रूज संगठनों वाली जुमलात की तरफ से क्लियर कट बयान आए हैं हिजबुल्लाह के पक्ष में। इनफैक्ट पूरा उल्टा असर हुआ है कि ये 2006 में भी हुआ था कि सुन्नी शिया और ईसाई साथ में हो गए थे, मगर इस बार तो उससे बड़े पैमाने पे सुन्नी शिया और क्रिश्चियन एक साथ हो चुके हैं। तो ये पूरा फेल है, क्योंकि जो एक साम्राज्यवाद ताकत का जो घमंड होता है, कि उनको समझ में नहीं आती कि एक्चुअली क्या हो रहा है, तो उनके घमंड में ये बोल रहे कि हिजबुल्लाह से हम लेबनान को बचाएंगे। 2006 में भी सब मूर्खता की बातें की थी, ठीक है। तो हिजबुल्लाह पार्ट ऑफ सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी है, मास ऑर्गेनाइजेशन है, वो चैरिटी चलाती है, लोगों को मदद करती है, अस्पताल चलाती है, सुपरमार्केट चलाती है। जब बहुत इन्फ्लेशन बढ़ गया था तो बहुत सस्ते दाम में वो अपनी मार्केट में से खाना पीना लोगों को दे रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक रोल है हिजबुल्लाह और हमास का भी, और ये सभी किस्म के रेजिस्टेंस फोर्सेस का। तो दिस इज द पॉइंट। इसलिए ये चलेगा नहीं, इसलिए हिजबुल्लाह अपने लोगों को बचाकर सबको साउथ से नॉर्थ भेज रहे कि आप उत्तर की तरफ चले जाइए, और बाद में यहाँ अपनी आर्मी रहेगी, हिजबुल्लाह की जो आर्मी है। ओके, इनफैक्ट यहाँ की बात आई थी कि इराक और यमनी हुती भी आना चाहते हैं। सीरियन आर्मी, इस बार लेबनीज आर्मी ने भी कहा कि अगर इजराइल हमला करेगा तो लेबनीज जो आर्मी है, सरकारी आर्मी, वो भी जंग में उतरेगी। ये भी नई बात है। ओके, तो एक बहुत बड़ी ताकत इस बार हिजबुल्लाह के साथ है, क्योंकि उनको लगा था कि जब हमला होगा तो जो कोशिश उनकी हो रही थी कि जो राइट विंग क्रिश्चियन फोर्सेस है या जो सुन्नी
सऊदी के साथ रिलेटेड फोर्सेज है वो पीछे से हमला करेगी, मगर वो सब फेल हो गया है। सऊदी ने भी क्लियर कट बोल दिया है अमेरिका के दावा के बावजूद कि हम अभी डिप्लोमेटिक टाइज भी इजराइल के साथ नहीं करेंगे, इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर वगैरह वगैरह तो बहुत दूर की बात है। तो 7 अक्टूबर ने बहुत सारी चीजें बदल दी है जो अमेरिका और इजराइल ने कैलकुलेट ही नहीं की होगी कि एक्चुअली क्या क्या होने वाला है। जहां तक पेजर वाला था, जहां तक पेजर वाली बात है, जहां तक पेजर वाली बात है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि वो जो पेजर्स थे जो हिजबुल्लाह के जो सिविलियन पुलिस फोर्सेज है, ये मिलिट्री उनकी ये सब नहीं यूज करती। उन्होंने 2006 में बहुत सारे सबक सीख लिए थे, उसके पहले ही सबक सीख लिए थे। तो उनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत ही एडवांस्ड है और बहुत ही छुपा हुआ है, तो वहां तक तो इजराइल पहुंची नहीं। ओके, तो ये जो पेजर्स है जो डेली लाइफ में काम हिजबुल्लाह के मददगार करते हैं, रास्ते संभालने, इलाकों में कुछ काम करने, तो वो सब लोग थे जिन पे ये पेजर्स थे। ठीक है, तो हिजबुल्लाह का जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है ना, उसका सर्विलेंस सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ हार्म हुआ है, ना उनकी मिलिट्री के फोर्सेस को हार्म हुआ है। ये भी आपको बता। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमें ये भी मालूम हुआ था बेरूत से कि जब पेजर के वाला हमला हुआ तो उसके बाद ये वॉकी टॉकी भी काफी हद तक हटा दिए गए थे, कुछ जगहों पर, अगर ऐसी जगहों पर थे भी, इसीलिए उनका नुकसान भी काफी कम हुआ है। अच्छा, अब जो सूरत हाल है जंग की, जिसमें गाजा में नाकाम होने के बाद अब लेबनान में भी नाकामी के इशारे मिल रहे हैं, और जो हुदहुद 1, हुदहुद 2, हुदहुद 3 ये जो आए थे हिजबुल्लाह के इस पूरे इलाके में सर्विलेंस करके, ऐसा लग रहा था कि वो होमवर्क है और होमवर्क हुआ है, और अब उन्होंने वो हमले शुरू कर दिए। आपको क्या मतलब, इजराइल के अंदर जो हमले हो रहे हैं इतनी गहराई तक, और अब ये कहा जा रहा है कि इजराइल के से अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि इजराइल का कोई भी हिस्सा अब महफूज नहीं है, हमलों से कोई हिस्सा महफूज नहीं है। अब आने वाले वक्त में जो लोग ये एयरपोर्ट की तरफ भागते हैं, फ्लाइटें भी अब बहुत कम हो गई हैं, क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा? इजराइल इज इन डीप ट्रबल, और अगर इजराइल ने बेरूट एयरपोर्ट पे हमला किया तो इजराइल के भी सब जितने एयरपोर्ट है वो उड़ाए जाएंगे। और पॉइंट है कि जो फाइटर जेट्स है जहां से इजराइल हमला करता है, एक्चुअली हिजबुल्लाह इज टारगेटिंग द एयरफील्ड नाउ, जितने उनके एयरपोर्ट है, मिलिट्री एयरपोर्ट है, वो हिजबुल्लाह को टारगेट करके, ताकि वो हवाई जहाज लगभग उड़ी ना पाए। आई थिंक वो रणनीति आगे बनेगी। पॉइंट जैसे मैंने कहा कि जो लेबनान में जो अभी घायल हुए थे पेजर वगैरह से, तो बहुत सारे लोग तो अभी सीरिया जा रहे हैं वहां के अस्पतालों में ट्रीटमेंट के लिए। तो सीरिया भी अभी बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व हो रही है। ये दिन दूर नहीं है जहाँ गोलान हाइट्स और ये जो वॉर अभी चल रही है, अगर इजराइल इन्वेट कर लिया तो गोलान हाइट्स से भी बड़े पैमाने पे सीरियन आर्मी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। क्योंकि जो मैं लगातार बोलता रहा, ये मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया का आखिरी आजादी का लड़ाई चल रही है, और इसमें से वो आजादी उनको मिलेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फोर्स है। और आप हिजबुल्लाह की ये देख लीजिए उनकी कॉन्फिडेंस कि इराक, यमन, सब जगह से ऑफर आ रहे हैं कि हम भी आए वो जंग में। तो हिजबुल्लाह ने बोला कि हमारे पास लाखों फाइटर है, हमको अभी आपकी जरूरत नहीं है। तो इराकी की हजरत शाह भी, यमन की हूती, वो सब ये आने के लिए तैयार है। सीरियन आर्मी एक्टिव हो चुकी है। तो आई थिंक अभी जो इजराइल नहीं चाहता था, क्योंकि 7 अक्टूबर नहीं होता, ओके, तो इजराइल जो खा रहा था रोज जमीन को, वेस्ट बैंक में खा रहा है, गाजा को सता रहा है, अलग सा पे हमले हो रहे हैं, टॉर्चर, बलात्कार जो चल रहा था, अभी तो खुलकर ये बातें सामने आ चुकी है। दूसरा जो हुआ कि अमेरिका को जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि जो चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना का जो प्रोजेक्ट है वन बेल्ट वन रोड, और वो जो पूरा एक एशिया यूरोप का जो पूरा कनेक्टिविटी बना रहा है, अफ्रीका साउथ अमेरिका सबको कनेक्ट कर रहा है, उसके काउंटर में बाइडेन ने इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की स्थापना की, जिसमें इंडिया से एक रेल और शिपिंग लाइन मिडिल ईस्ट तक जाएगी। मतलब बंबई टू दुबई की एक रेल लाइन की बात हो रही है। आप सोचो कि कितना इजी हो जाएगा। मगर वो सऊदी, दुबई, ये सब इन्वॉल्व होकर, इजराइल से होकर ग्रीस और यूरोप, ये पूरा बाइडेन का प्रोजेक्ट है। अभी सऊदी ने क्लियर कट बोल दिया कि हम लोग इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन ही नहीं रखना चाहते, जब तक ये जंग नहीं बंद होगी और जब तक पैलेस्टाइन नहीं बनेगा हम लोग अभी कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, तो ये पूरा इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का नुकसान इजराइल ने, नेतन्याहू ने, बाइडेन का कर दिया है। मगर उसके बावजूद जो बाइडेन कुछ बोलता है यूएन में, मगर अमेरिका की हत्या लगातार आ रहे हैं, तो वो बोलते कुछ है और कर क्या रहे हैं। सीज फायर हम लोग 1 साल से चल रहे हैं।
ठीक है, अमेरिका के होते हुए कोई सीजफायर होने नहीं वाला, क्योंकि अमेरिका को असली तो वो पूरी जो जूइश लॉबी है वही कंट्रोल कर रही है। तो आई अच्छा, थिंक हाँ, जी बोलिए। इस बीच में अभी 2 दिन पहले कैबिनेट मीटिंग में एक नक्शा लेकर के खड़े हुए थे नेतन्याहू, जिसमें वो ये समझा रहे थे कि ये नॉर्थ गाजा वाला जो इलाका है, इसको हम अपने फौजी कंट्रोल में रखेंगे। तो ये फौजी कंट्रोल नॉर्थ गाजा से बहुत लोग जो वापस गए थे, जिसमें हमास अपनी शर्त बार बार रख रहा था कि जो नॉर्थ से नीचे आए हैं साउथ में, उन्हें वापस जाने का हक होना चाहिए। वो क्या आपको लगता है कि ये नॉर्थ गाजा पर वाकई अपना कोई कंट्रोल बाकी कर रख पाएंगे इस जंग के आखिर में? क्या कुछ, यानी वहां कोई ऐसा कोई बफर जोन बनाने की बात है? ये तो अपने ही घर खाली कर करके, यानी जो अपने आपने जैसे बताया कि नॉर्थ और साउथ इजराइल के बहुत से इलाके खाली हैं, बस्तियां खाली हैं यहूदियों की। अब ये जो नया प्लान जो वहां की कुछ मिलिट्री के लोगों ने पेश किया है, उस पर अब वो बात करना शुरू कर रहे हैं। क्या आपने वो देखा, उसके बारे में क्या? नॉर्थ, देखिए इनके तो मैप, नॉर्थ गाजा क्या, उनको तो पूरा इजिप्ट से लेकर इराक तक के इलाके लेने हैं। वो मैप उनके सिपाहियों के शोल्डर्स तक पे पैचेस पे लग चुके हैं, तो इनका एजेंडा तो बहुत क्लियर है। ये हम लोग सब समझ रहे हैं कि इजराइल ना कभी अमन चाहता था ना अमन चाहेगा, वो एक्सपेंशनिस्ट है, तो कोई भी वो उनके नैरेटिव में आए ना, ठीक है। नॉर्थ गाजा को उन्होंने लिया जरूर है, मगर नॉर्थ गाजा उनके पूरे कंट्रोल में नहीं है। हमास के लोग वहां भी एक्टिव है, ठीक है। और पॉइंट है कि जैसे जैसे जंग बढ़ेगी, इजराइल ने बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती की है कि उन्होंने अभी हिजबुल्लाह पे बहुत बड़ा हमला कर दिया है। तो उनके बहुत सारे जो बम है, जो उनके सोल्जर्स है, अभी नॉर्दर्न उनके इलाके में उनको एक्टिव होना पड़ेगा। उनकी टैंक्स है, उनके सोल्जर्स है, और उनके सोल्जर भी थके हुए, इसलिए अमेरिका को बुलाने की बात चल रही है। पॉइंट इज के ये वॉर को एक टोटलिटी में देखना होगा कि ये अगले 4 साल में उसके क्या परिणाम आने वाले। ओके, मैंने पिछली बार भी आपको 2 तारीख दी थी। एक तारीख है 2 अक्टूबर 2027, जिसमें एक रबाई बोलता है कि उनके कैलेंडर, उनके यहूदी कैलेंडर के हिसाब से तब मसीह आने वाला है और हम लोग तब तक जीत जाएंगे, ठीक है। दूसरा कैलेंडर है कि जो 2 इजराइल किंगडम रही, वो कभी भी 80 साल के पार नहीं कर पाए, और मेरा मानना है कि 2028 तक इजराइल हार जाएगा। कोई मसीहा वसीह आने वाला नहीं है, ठीक है। वैसे उनके एक रबाई श्नीयर सिंह, जो सबसे उनके सीनियर जूइश रबाई है, उन्होंने नेतन्याहू को कहा था कि आप आखिरी प्रधानमंत्री होंगे और आपके दौरान ही हमारा मसीहा आएगा। इतना तो मैं मानता हूं कि मसीहा आए ना आए, नेतन्याहू आखिरी प्रधानमंत्री होगा इजराइल का, क्योंकि इजराइल 2028 तक हारने वाला है। और ये भी मैं लगातार बोलता रहा कि कट्टर यहूदी लोग ही इजराइल को ले जा डुबाएंगे। तो ये जो एकदम कट्टर, यानी आप ये कह रहे हैं कि 2028 में इजराइल उस मैप में नहीं रहेगा, जो ईरानी जो एक बात कहते हैं, वो वाली बात आप कह रहे हैं, या ये कमजोर हो जाएगा, या ये जंग हार जाएगा? क्या क्या अंदाजा आपका? जंग हार जाएंगे, जंग हार जाएंगे, क्योंकि ये ना 1948 वाला इलाका है, ना 1967 वाला इलाका है। 2000 और 2006 में जंग हार चुके थे हिजबुल्लाह के सामने। 2005 में वो गाजा से भाग चुके थे। पिछले कुछ सालों से वो लोग हर 2 साल बॉम्बिंग करते थे गाजा में, 2-2 हजार लोग को मारते थे। इस बार नेतन्याहू बहुत बड़ा क्राइसिस में आ गया था कि वो प्रधानमंत्री रहेगा कि नहीं, और दूसरा वो जेल में जाएगा कि नहीं। तो जेल के बचने के कारण आज उसने पूरे इजराइल को संकट में डाल दिया है। ये वॉर वो लोग सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ये लॉन्ग टर्म वॉर नहीं लड़ पाएंगे। इजराइल में लगातार इजरायली मीडिया में ही आ रहा है कि हम लोग एक दलदल में फंस चुके हैं। उनके एक ईमानदार शिनबेट के भी जो चीफ रह चुके हैं, एक बहुत बड़े जिजाक ब्रिक करके जनरल है, वो बोलते हैं कि हम लोग ये वॉर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इजरायली मीडिया या न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह में नहीं आएगा, मगर इजरायली मीडिया में ये सब बातें आ रही है। तो 4 साल की लगातार संघर्ष के वॉर के बाद ये हारने वाले हैं। वहां यहूदी रहना चाहते हैं पैलेस्टीन के साथ एज इक्वल सिटीजन्स, तो वो एक अलग बात है। जिसको पोलैंड चलना जाना है, जिसको रशिया जाना है, अमेरिका जाना है, ब्रिटेन जाना है, चाहे वो चला जाए। मगर फाइनली आई थिंक विल गो बैक टू वेयर वी वर इन 1947-48। एक पैलेस्टीन स्टेट था और वापस एक पैलेस्टीन स्टेट बनेगा, वो है। दूसरा जो ऑप्शन है, आज भी इजराइल के सामने ऑप्शन है, जो अरब पीस प्लान है, जो हमास ने भी बोल दिया है, जो इस्माइल हानिया ने भी बोल दिया, द ग्रेट लीडर ऑफ हमास, और याया सिनवार ने भी अभी बोला था
कि आज भी हम लोग तैयार है, आप 2 स्टेट सॉल्यूशन कर लीजिए, जंग बंद करे, स्टॉप द वॉर, सीज फायर, परमानेंट सीज फायर हो, परमानेंट सीज फायर हो। तीसरी बात, पहले आप गाजा से निकल जाइए, वेस्ट बैंक से निकल जाइए और डिप्लोमेटिक बात करके 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ कीजिए। ये आज भी ऑफर ऑन द टेबल है हमास के लिए। पैलेस्टाइनियंस हैव ऑलवेज ऑफर्ड पीस। ओके, मतलब यासर अराफात ने भी बात बोल दी थी लगातार, उसके बाद ये लोग बोलते रहे, मगर इजराइल जमीन लेता जा रहा है, जमीन लेता जा रहा है। और 7 अक्टूबर को जो नेतन्याहू ने होने दिया, ये भी आपको बता रहा हूं, 1 साल पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर थी कि 1 साल पहले नेतन्याहू को पता था कि यह हमला आने वाला है, क्योंकि उत्साह रहा था उनको। अलग सा पे हर 2 हफ्ते हमले, गाजा पे पूरी पाबंदी, और ये बोलना कि पैलेस्टाइनियंस को भी कौन देख रहा है, हम तो सऊदी वाउदी सबके साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रहे हैं। इसलिए 7 अक्टूबर करना पड़ा, और 7 अक्टूबर के बाद पूरी दुनिया का नैरेटिव बदल चुका है। आज इजराइल विक्टिम नहीं रहा है, जो आजकल इटर्नल विक्टिम का जो उसका गेम था वो खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया पे, इवन मेनस्ट्रीम मीडिया में भी टीका होने लगी। अमेरिकन चैनल पे भी देख रहा हूँ कि कुछ स्पोक्स पर्सन आ रहे हैं जो इजराइल की इतनी टीका करे कि इजरायली वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे। ओके, पीएस मॉर्गन शो में, कभी कभी सीएनएन वगैरह में भी देख रहे हैं। तो दुनिया का नैरेटिव भी बदल चुका है। इजराइल हाईली अनपॉपुलर हो चुका है, हाईली अनपॉपुलर हो चुका है। वो एंटी सेमिटिज्म और ये सब कोई डर नहीं रहा है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही कि किसने करवाई। हॉलोकॉस्ट में अगर 6 मिलियन लोग मरे तो क्यों चर्चा नहीं हो रही है? आप क्या छुपाना चाहते हो? ये खुलकर वेस्टर्न वर्ल्ड में डिबेट्स हो रही है। Okay? अच्छा, अभी हाल बहुत सारे वेस्ट के लोग अभी डायरेक्टली बोल रहे हैं कि बाइडेन की सरकार पूरी जूइश कंट्रोल है, ट्रम्प पूरा जूइश मैनेज है, तो हमारा देश हमारे पास क्या बचा है? और मैंने 2 अनाउंसमेंट देख लिए। ऑलरेडी पीपल आर मार्चिंग इन अमेरिका फॉर लेबनान। लेबनान पे जो वॉर चालू हुई है, वहां प्रोटेस्ट लंदन और यूएस में ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। ये प्रोटेस्ट तो शुरू हुए। अच्छा, इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महमूद अब्बास से मुलाकात की है और कुछ फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी की बात की है। आप कैसे देख रहे हैं, क्या है? क्योंकि मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि महमूद अब्बास से मिलने का मतलब भी वही है जैसे नेतन्याहू से आप मिल लिए। तो ये फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी का ये ड्रामा कब तक चलेगा, क्या है? नहीं, मोदी पूरा वेस्टर्न लाइन फॉलो कर रहा है, जैसे कीर स्टारमर या बाइडेन या ट्रूडो या मैक्रोन की हमारी हमदर्दी है पैलेस्टाइन के साथ, हम तो आपके साथ ही है, हम दवाई भी बेच रहे हैं और उनको बारूद भी बेच रहे हैं, बम भी जा रहे इजराइल। तो ये जो ढकोसला है ना, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी देख लिए कि आज इंडिया को अमेरिका का और इजराइल का एक पार्टनर माना जाता है, कोई ब्रिक्स का एक वीक पॉइंट है। तो मोदी जितना भी गले मिले महमूद अब्बास को, मगर मोदी ने इंडिया की छवि को इंटरनेशनली बहुत नुकसान पहुंचा दिया है कि वो ग्लोबल साउथ के अपने आप को लीडर मानता है, मगर ग्लोबल साउथ का मोदी को लीडर है नहीं। ग्लोबल साउथ के लीडर आज वेनेजुएला, क्यूबा, बोलिविया, ये सब कंट्रीज है। ग्लोबल साउथ के लीडर चाइना है। ग्लोबल साउथ के लीडर साउथ अफ्रीका है सबसे बड़ा, जिसने इजराइल को आज कोर्ट में लेके गए। या मोदी की सरकार आज मजदूरों को भेज रही है उस इलाके में। मिजोरम के जो यहूदी है वो जा रहे हैं लड़ने के लिए, यहाँ से हथियार हमारे जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा इजराइल का खरीदार, 50% इजराइल के खरीदार वेपन्स इंडिया खरीद रहा। वो तो ऐसे तो मनमोहन सिंह के टाइम पे चालू हो गया था। तो इंडिया की जो छवि थी, एक ग्लोबल साउथ का लीडर, एक एंटी कॉलोनियल लीडर, नेहरू और गांधी वाला देश, वो रहा नहीं है। ये मोदी वाली इमेज अभी दुनिया में चली गई, जो मुसलमानों को मार रही है, पीट रही है, इजराइल को सपोर्ट कर रही है। इसलिए मालदीव्स, ना मॉरिशस, ना बांग्लादेश, ना भी श्रीलंका, ना नेपाल, और पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो पूरे साउथ एशिया में आज हम लोग आइसोलेटेड हो चुके हैं। श्रीलंका में भी जो चेंज आया है, जो एक मार्क्सिस्ट सरकार सत्ता में आई है, जो मार्क्सिस्ट पावर में एक्चुअली नेपाल में। मालदीव्स और मॉरिशस भी हमारे इजराइल एजेंडा पे ही हमसे दूर हुए। और बांग्लादेश में भी शेख हसीना जो इतने करीब आ गई थी मोदी सरकार के, और वह हमेशा रोज बांग्लादेश को टर्माइट्स बोलेगा, तो फिर वो गुस्सा तो आएगा इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब हुआ है मोदी के कारण कि आज हम लोग साउथ एशिया में आइसोलेट हो चुके हैं, और हमारी इमेज एक अमेरिकन इजरायली कैंप फॉलोअर की हो चुकी है। वी आर नॉट अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एनीमोर। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये विश्व गुरु बनने चले थे और हालत यहाँ तक पहुंच गई कि अब हम पे कोई भरोसा नहीं करता। ये एक बड़े नुकसान की बात है। और जो हारी हुई ताकतें हैं इस वक्त, अमेरिका और इजराइल दुनिया की हारी हुई ताकतें हैं, उनके साथ हम एसोसिएट करके हम क्या अपना फायदा करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
आखिर में आप जंग के बारे में इसमें खाली एक ही खाली जोड़ दूं इसमें हाँ। कि वो जो पन्नू वाला असैसिनेशन अटेम्प्ट है कनाडा वाला, और इसमें जो अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पे केस हो चुका है, समझ आ चुके हैं। गोयल जो रॉ चीफ है और हमारे दो जो यादव और एक जो है रॉ के अफसर, उन पे जो केस हो चुके हैं, मेरा मानना है कि वो दबाव बनाकर ब्रिक्स के पहले इंडिया को बहुत ही रशियन कैंप से अलग करके ब्रिक्स में उसका एक बहुत वीक रोल बनाने की बात है। अगर ब्रिक्स में रहेंगे भी तो एक रोल ऐसा होगा जो अमेरिका की बात वो वहां करेगा। तो ये भी एक ट्रैप में अभी हम लोग फंस चुके हैं मोदी की मूर्खता के कारण कि वो कनाडा में जाके असैसिनेशन कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर तो अलग बात है, वेस्टर्न वर्ल्ड में करोगे तो फिर वो अभी कोई ना कोई बड़ा गेम हमारे खिलाफ करेंगे। जी, ये बहुत ही दिलचस्प है भारत की विदेश नीति, जिस पर कुछ समझदार सीनियर जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि भारत का कमाल है, एक तरफ तो चीन के खिलाफ क्वेड में शामिल है और दूसरी तरफ चीन के साथ ब्रिक्स में शामिल है। आखिर हमारी पोजीशन क्या है, हम कहाँ खड़े हैं, हमें शायद खुद भी पता नहीं है। ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। एक वक्त था जब हमारी फॉरेन पॉलिसी बाकायदा मैटर करती थी दुनिया के लिए, अब हम कहाँ हैं, लोगों को हिसाब लगाना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया, खास तौर पर लेबनान जंग के बारे में हमारी आपकी बात। आखिरी में जरा आपके माध्यम से अनाउंस कर दूं कि 7 अक्टूबर को दुनिया में फिलिस्तीन के लिए और अभी तो लेबनान के लिए भी एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूरे दुनिया में अलग अलग शहरों में लोग सड़कों पे आने वाले, स्टॉप द जेनोसाइड, एंड द वॉर, एस्टैब्लिश अ पैलेस्टाइन स्टेट, ये आह्वान करते हुए लोग सड़कों पे आने वाले। भारत में भी बड़े पैमाने पे होगा और इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी फोरम के माध्यम से और दूसरे जो जन संगठन है, इंडियंस फॉर पैलेस्टाइन, इंडिया पैलेस्टाइन सॉलिडरिटी नेटवर्क, ये सबके तरीके से आह्वान हुआ है। लेफ्ट पार्टीज का भी आह्वान मेरा मानना है कि 1-2 दिन में आ जाएगा। वो भी होना है कि पूरे भारत भर में भी होगा। और मैं आखिर बता दूं कि 10-12 अक्टूबर को प्रेसिडेंट मादुरो ने वेनेजुएला में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन बुलाया है 7 अक्टूबर के अपराइजिंग को लेकर। तो मैं वहां भी जाने वाला हूँ, तो मैं वेनेजुएला भी इससे आपसे बात करूंगा। जी, बिल्कुल, वेनेजुएला से हम जरूर बात करना चाहेंगे। और वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क है जो यानी साउथ अमेरिका में, अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में, लेकिन अमेरिका के लिए नाक में दम किए रहता है। ये बहुत ही वेनेजुएला के पास है, सबसे ज्यादा तेल दुनिया में वेनेजुएला के पास है और उसको बेचने का बहुत। जी, बहुत शुक्रिया फिरोज मीठी बोरवाला साहब, आपसे हमेशा बात करके बहुत सी नई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है और हमारे दर्शक भी काफी दिलचस्पी से देखते हैं। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंटरव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिखें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत की तैयारी कीजिए, 7 अक्टूबर को उतरिए सड़कों पे। जी, 7 अक्टूबर को लोग सड़कों पर उतरें, ये अपील है मीठी बोरवाला साहब की। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।